स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। अपना उत्तराखंड में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार की बड़ी खबर, जहां पर लक्सर में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन की टीम ने अब तक 5 और अवैध मदरसों को यहां पर सील कर दिया है। निहंदपुर, सीधड़, ये वो गांव है जहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। हरिद्वार जिले में अब तक 30 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। तो मदरसों को सील करने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब 5 और मदरसे शामिल हो गए हैं जिन्हें सील किया गया है। कई ऐसे मदरसे हैं जो संचालित थे, जहां पर काम चल रहा था। कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर निर्माण चल रहा था, वो अवैध पाया गया है। तो ऐसे में नोटिस देने के बाद जिन मदरसों के संचालकों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, उनके खिलाफ ये प्रदेश सरकार की है कार्रवाई। 5 और मदरसे सील कर दिए गए हैं। पुलकित शुक्ला और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है हरिद्वार से। पुलकित, 5 और मदरसे सील किए गए। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तहसीलों में ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तक आज के दिन की अगर बात करें तो अभी तक जो जानकारी आई है वो लक्सर तहसील की आई है, जहां पर 5 मदरसे अलग अलग जगहों पर सील किए गए हैं। लक्सर के सीधड़ू और निहंदपुर गांव में ये कार्रवाई की गई है। तहसीलदार के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी प्रशासन की और पुलिस की टीम पहुंची है और अवैध रूप से चल रहे 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। उसके अलावा अन्य तहसीलों में, अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्रवाई है जारी है। जरूर उसका थोड़ी देर बाद उसका भी आंकड़ा आ जाएगा। अब तक अगर हरिद्वार जिले की कार्रवाई की बात करें तो 30 से ज्यादा मदरसे पिछले 4 जिलों में यहाँ पर सील किए जा चुके हैं। पूरी तरह से प्रशासन की कार्रवाई से एक तरह से हलचल मची हुई है और उसका इम्पैक्ट ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो दूसरे जो दल है, जो राजनीतिक दल है, वो भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल की यहाँ पर डीएम को कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा था और अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जो कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग की थी। तो राजनीति भी इस पर लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिस तरह से निर्देश दिए गए थे उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है और लगातार ये ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पुलकित। और ये बढ़ते हैं आगे, देहरादून की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में अब तक 146 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब मदरसों के लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी की जा रही है। अब मदरसा बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक फंडिंग सोर्स और डिटेल की जानकारी भी देनी अनिवार्य होगी। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर आप एक्ट और रूल के हिसाब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। सभी को शिक्षा मिले, बच्चे पढ़ें। लेकिन अगर मदरसे अवैध हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उनकी फंडिंग कैसे हो रही है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में मेरा विचार है कि शायद गृह विभाग के माननीय सचिव महोदय ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं आपको बताएंगे कमिश्नर गढ़वाल ने इस बार फिर से कहा है कि शुरुआती 1 महीने में वीआईपी दर्शन पर रोक रहने वाली है, यानी कि किसी को भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। अगर कोई वीआईपी आम श्रद्धालु की तरह दर्शन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। गढ़वाल कमिश्नर ने यह भी कहा है कि यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। शुरुआत के 1 महीने में किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को अनुमति नहीं करेंगे। आम श्रद्धालु के रूप में कोई वीआईपी आना चाहे उसका स्वागत है, लेकिन जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक वीआईपी दर्शन देते समय जो और लोगों को रोका जाता है, इसको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन के हर निर्णय मौके पर स्थिति के हिसाब से होते हैं। अगर लगता है कि भीड़ नहीं है इतनी ज्यादा, तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। ये जब यात्रा शुरू होगी, परिस्थितियों के हिसाब से ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस का एक शिकायती लेटर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2023 में यह लेटर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। लेटर में प्रीतम सिंह की शिकायत की गई है। संगठन में सहयोग नहीं कर रहे हैं वो, ये लेटर में लिखा गया है। लेटर वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये लोगों के काम है, ये उन लोगों के काम है जो कांग्रेस का भला नहीं चाहते हैं। करण माहरा ने कहा है कि शिकायत लिखकर नहीं की जाती है, अगर शिकायत करनी होती है तो बोल कर करूंगा और सिफारिश करनी होगी तो लिख कर करूंगा। देखिए, पहली बात तो यह कि अगर किसी अध्यक्ष को कोई चिट्ठी लिखनी होगी तो वो बाहर नहीं जाती है। दूसरी बात, अगर करण बेहरा को किसी की शिकायत करनी होगी, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुंह से करूँगा, और सिफारिश करनी होगी तो लिख के करूँगा। ये केवल और केवल ऐसे लोगों का काम है जो कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं। क्योंकि 20 तारीख को एक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई थी जिसमें प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता, सारे विधायक उपस्थित थे, जिससे एक अच्छा मैसेज जा रहा था। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ कि ये कैसे ठीक होने लग गया, कांग्रेस को कहीं फ़ायदा ना हो जाए। इस नियत से ये चिट्ठी एक फर्जी चिट्ठी बनाकर काफ़ी टाइम से पहले भी करी गई और ठीक इस समय जब एक अच्छा मैसेज आ रहा तब डाली गई है। और ऐसे लोग जो है पार्टी के दुश्मन हैं, ये बात सब समझ सकते हैं और सब समझते भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं वायरल हुए शिकायती लेटर पर कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आ गया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि लेटर अगर फर्जी है तो इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा है कि शिकायत सही है या गलत, इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ये फर्जी पत्र है तो जिन्होंने इसको जो है सोशल मीडिया में डालने का काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए। और बाकी तो मैं क्या कह सकता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ओडिशा के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। श्री कमलेश पासवान जी ने, पासवान परिवार ने अपने परिवार के अभिभावक पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की पुण्यतिथि को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाया है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पासवान परिवार को विकास की इस यात्रा के साथ अपने पूज्य पिता और परिवार के अभिभावक की पुण्यतिथि को विकास के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, मंच पर आने के पहले इस कार्यक्रम में भाग लेने के ठीक पूर्व मुझे ड्रोन दीदी से जुड़ने के कार्यक्रम के साथ उन सभी महिलाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सुदूर बढ़लगंज से यहां पर आई हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो किसान महंगे पेस्टिसाइड को अपने हाथों से छिड़कते थे और उसके बाद कभी कभी छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते थे, जब लंबे समय तक खेत में जाने और उसके जहरीले गैस से उससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रोन दीदी के जिस अभियान को गांव की महिलाओं को भी लखपति दीदी के रूप में बदलने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उसका एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वाभाविक रूप से यही अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है कि हम उसे एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएं, विकास के कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाएं, और यही अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में दुनिया के अंदर अकेले भारत का सनातन धर्मावलंबी है जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के साथ साथ अगर कोई पुण्यतिथि के आयोजन को नहीं कर पाता है
तो वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जितने भी भूले बिसरे छूटे रहते हैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ये दुनिया के अंदर अद्भुत परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की अद्भुत परंपरा केवल सनातन धर्म में ही देखी गई है, अन्यत्र इसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वह कार्य आज विकास के साथ अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि को जोड़ने के इस अभिनव प्रयास को सचमुच इसकी सराहना की जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, जब हम स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की बात करते हैं तो एक शून्य से शिखर की ओर संघर्षों से बढ़ा हुआ, पला हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, स्थानीय परिस्थितियों से जूझता है और जूझते हुए फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के लगातार संघर्षों से जूझते हुए अपनी यात्रा को तय करता है। और एक सामान्य सीट पर कई बार विधायक बन करके उन्होंने उस समय राजनीति में गरीबों के प्रति, आम जन के प्रति, समाज में विकास के प्रति जो भी व्यक्ति संघर्ष से अपना रास्ता बनाएगा उसका मार्ग प्रशस्त होगा, इस बारे में एक स्पष्ट एक रेखा तैयार की थी। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए। और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा मिलना जुलना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा, तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। और बहनों और भाइयों, यही आज की नई राजनीति का हिस्सा भी बन गया है। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है, जनता के साथ संवाद रखता है, उसका बात व्यवहार अच्छा है, तो जनता उसको सिर आंखों पर बिठा करके सम और विषम परिस्थितियों में चुनाव जिता करके बार बार भेजती है। जो व्यक्ति चुनाव के समय दिखता है, बाकी समय गायब रहता है, जनता जनार्दन भी चुनाव के समय उसे हमेशा के लिए गायब ही कर देती है। और मुझे लगता है यह एक चीज देखने को मिली है, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, याद करना, जीवन में छोटे से बड़ा होना यह उपलब्धि है। एक छोटे से कार्य से अपनी उपलब्धियों और अपने संघर्षों के बल पर बड़ा होना यही उपलब्धि है, यही महानता है। और बड़े से छोटा हो जाना अपने गलत कर्मों के माध्यम से, अकर्मण्यता के माध्यम से, पाप कर्मों के माध्यम से, यही पतन है। और याद रखना, यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उत्थान का और महानता का मार्ग प्रशस्त करता है कि वह गिरावट की पराकाष्ठा पर उतर करके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको एक बार फिर से पहाड़ की खबरें बताते हैं, जहां पर देहरादून की बात करने जा रहे हैं। कालसी में बाहरी राज्य से आए हुए मुस्लिम समुदाय के शख्स पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाने का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से शख्स ने अपने 14 परिवार के सदस्यों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। फर्जीवाड़ा सामने आया तो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने आक्रोश दिखाया, हंगामा कर दिया। आरोपी परिवार के साथ फरार बताया जा रहा है। ये जो आदमी है, कल हम लोगों ने एक महापंचायत करी, उसमें तय किया गया कि 7 दिन के भीतर सभी लोग ये दुकानें मकान खाली कराएंगे और ये लोग यहाँ से जाएंगे, तथा अकरम आदि लोगों को भी बताया गया है कि ये दुकानें खाली तो करेंगे, साथ में जो कागजात अवैध रूप से बनाए वो भी रद्द कराने का काम करेंगे। कल यहाँ पर एक आम बैठक हुई थी जिसमें ग्रामवासी, हमारे खत के निवासी सभी लोग उपस्थित थे। हमने एक डिसीजन लिया है कि आप 7 दिन में अपना दुकान वगैरह, कमरे वगैरह खाली कर दें, अन्यथा
1 लाख रुपए जुर्माना, जिनकी दुकान है उनके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना निर्धारित किया है। हल्द्वानी की खबर जानी, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक माता पिता ने बाकायदा इसकी शिकायत पुलिस में की है। हल्द्वानी के मुखानी थाना इलाके में एक लड़की, जिसके माता पिता ने गुहार लगाई है उनकी बेटी को बचाने की। लड़की को देहरादून के किसी मुस्लिम लड़के ने झूठे प्यार के जाल में फंसाया हुआ है, ये परिवार का कहना है। ये मुस्लिम लड़का बिना रजिस्ट्रेशन के ही उनकी बेटी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ये भी परिवार का दावा है। आरोप है कि मुस्लिम लड़के के प्यार में पागल लड़की घर में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे चुकी है। पिछले दिनों ये घर आकर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर चली गई। लड़की के माता पिता अब पुलिस से लड़की को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को रुद्रपुर में जोरदार रोड शो करते हैं। गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक सीएम धामी ने रोड शो किया है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह रोड शो सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए किया गया। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत कई और क्षेत्रों में खेल, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। पर्यटन में 30 से ज्यादा नीतियां लागू करके पलायन से निपटने में काम किया गया है। होमस्टे और लखपति दीदी की योजना से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। इसके साथ ही हमने उद्योग, पर्यटन, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से भी अधिक नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून में आयोजित एसडीजी अचीवर अवार्ड समारोह में सीएम धामी शिरकत करते हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने पर विभागों को सम्मानित करते हैं। नीति आयोग रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में देश भर में उत्तराखंड पहला राज्य बना है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। खबर देहरादून के लच्छीवाला से, जहां पर टोल प्लाजा पर सोमवार को हुए हादसे के बाद से परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। परिवहन विभाग ने एनएच अथॉरिटी को रोड सेफ्टी ऑडिट करने को लेकर लेटर भेजा है, जिसके बाद अब लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एनएच की टीम रोड सेफ्टी ऑडिट करेगी। इसके अलावा कुआंवाला से लेकर लच्छीवाला के बीच में 3 स्पीड ब्रेकर्स बनाने की तैयारी की गई है। सोमवार को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर की चपेट में आने से 2 कार सवार लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में परिवहन विभाग को सौंपेगी। हम लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक्सपर्ट संस्था के द्वारा टोल प्लाजा जो हमारा है उसके आसपास की सड़कें जो हैं 3-4 किलोमीटर आगे या 3-4 किलोमीटर पहले, उनका एक रोड सेफ्टी ऑडिट हो जाए, ताकि उसमें भविष्य में सुधार किया जाए और भविष्य में दुर्घटना ऐसी न हो।
हरिद्वार में पुलिस ने गौकशी पर कार्रवाई करके 3 लोगों को पकड़ा है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी से खबर, जहां पर घर में पुलिस को गौकशी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो मौके पर प्रतिबंधित 1.5 क्विंटल मांस बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों अनीस, मुशर्रत और साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। साइबर ठगों की नजर पहाड़ पर आने वाले सैलानियों पर है। ठग न सिर्फ ये पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं, बड़े होटलों की नकली वेबसाइट्स बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। आप सावधान रहें, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू होते ही साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। होटल्स की बुकिंग और घुमाने फिराने के नाम पर ये ठग लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इन ठगों के रडार पर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन होटल, रिजॉर्ट की बुकिंग करते हैं। वहीं नैनीताल के होटल्स में हो रही आए दिन बुकिंग के नाम पर ठगी से होटल कारोबारियों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। ये लोग हमारी फेक वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट्स बना रहे हैं और इनकी वेबसाइट्स में बुकिंग्स जा रही हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आके फिर होटल में बहुत परेशानी क्रिएट करता है और उसे लगता है कि पुलिस और होटल वाला दोनों मिले हुए हैं। तो इस पे स्टेप लेने की बहुत आवश्यकता है। इन साइबर ठगों का जाल कुछ ऐसा है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बने रहते हैं। लेकिन इस बार के पर्यटन सीजन के लिए पुलिस ठगों पर नकेल कसने का दावा कर रही है और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। इस टूरिस्ट सीजन में हमारा प्रयास रहेगा जो कंप्लेंट हमारे पास आई उस पर त्वरित कार्रवाई जरूर हो, लेकिन साथ साथ अगर ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स चल रही हों, हम उनको आइडेंटिफाई करके जनता को अवगत कराएं कि इन फेक वेबसाइट्स के झांसे में नहीं आए। साथ साथ अपील जनता से रहेगी कि वो भी अलर्ट रहें और गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट्स के माध्यम से ही हेली बुकिंग्स की कराएं। बहरहाल साइबर ठगों से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि अधिकारियों को भी इन ठगों ने चूना लगाया है। वहीं पुलिस लोगों से अलर्ट रहने की अपील के साथ साथ वेरीफाइड साइट से ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, राज्य में हुए निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आरक्षण जारी करने को लेकर सभी रिकॉर्ड्स मांगे हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 26 मार्च को सभी पत्रावली को कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर हाईकोर्ट को जल्द फैसला लेने को कहा है। माननीय सिंगल जज ने आदेशित किया है कि आरक्षण तय करने से संबंधित जितनी भी पत्रावलियां हैं, सारा रिकॉर्ड वो कोर्ट में अगली तारीख को पेश करेंगे। कि जो रिजर्वेशन इन्होंने अप्लाई किया वो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो स्टेट का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया है। उधर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में जल्दी ही संस्कृत स्कूल खुल जाएगा, जिसके लिए जमीन का चयन हो चुका है और शासन ने निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिससे जागेश्वर के पुजारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को संस्कृत का ज्ञान मिलेगा और पूजा पाठ सहित दूसरे कार्यों में लोगों को लाभ मिलेगा। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं फटाफट खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।